तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 है। ठीक है, क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है आनुवंशिकता। ठीक है, एवं जीव विकास को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला है यहाँ पे आनुवंशिकी। तो ये अध्ययन है। ठीक है, आनुवंशिकी हम लोग को आज पढ़ना है। तो क्या क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आनुवंशिकता वंशागति को पढ़ेंगे। विभिन्न लक्षणों के पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होता है। ठीक है, और ये दूसरा भाग में बांटा गया है भिन्नताएं और विविधताएं। तो यह जनक और संतति के लक्षणों की असामान्यता की अवस्था है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। शारीरिक कोशिका भिन्नता है। क्या क्या शारीरिक कोशिका में अलग अलग भिन्नताएं होती है, इसको हम लोग जानेंगे। और जनन कोशिका भिन्नता है, और जनन में कोशिका में क्या क्या भिन्नताएं होती है उसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो यह शारीरिक कोशिका में आती है। ठीक है, शारीरिक कोशिका जो होती है शारीरिक कोशिका में आती है ये, और ये जनन कोशिका में आती है। उसके बाद है यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, शारीरिक कोशिका जो रहती है ये अगली पीढ़ी तक नहीं जाता है, और जनन कोशिका जो रहता है ये अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैव विकास में सहायक नहीं होता है, और ये जैव विकास में जो होता है शारीरिक कोशिका यह सहायक नहीं होता है। उसके बाद है जनक कोशिका। तो ये जैव विकास में सहायक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। शारीरिक कोशिका को क्या कहते हैं? इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, और इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। जनन कोशिका को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग में होता है। इसका एक उदाहरण है, इसको जान लो। कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। ठीक है, इसका उदाहरण है मानव के बालों का रंग और मानव शरीर की लंबाई। ठीक है, जनन कोशिका में होता है कि मानव के बालों का रंग, जैसा आपके मान लो आपके पिताजी का बाल नहीं है। ठीक है, आपका भी एक समय आएगा कि आपका भी बाल नहीं होगा। और मानव शरीर की लंबाई, आपके पिताजी जितना हाइट है उसके हिसाब से आपका भी हाइट होगा। ठीक है, आइए समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। जनन के दौरान भिन्नताएं का संचयन होता है। तो भिन्नताएं क्या क्या है? जनन द्वारा परिलक्षित होती ही चाहे जंतु। सबसे पहले इसको दो भागों में भिन्नताएं को बांटा गया है। तो सबसे पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा में है लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को हम लोग देखते हैं तो भिन्नताएं कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? अलैंगिक जनन में भिन्नताएं बहुत ही कम होती है और विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है? विविधताएं जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है डीएनए प्राकृतिक के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, और ये क्रॉस संस्करण के कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा होती है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आपको आंसर या फिर क्वेश्चन जरूर पूछना है। उसके बाद यहाँ पे भिन्नता के लाभ। तो भिन्नता के क्या क्या लाभ है? पहला नंबर में है प्राकृतिक विविधता के आधार पर भिन्नताएं जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है? उष्णता को सहन करने की क्षमता। ठीक है, उष्णता को सहन करने की क्षमता हो जाती है। वाले जीवाणुओं की अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक हो जाती है। ये भिन्नताएं पाया जाता है। दूसरा में क्या है? पर्यावरण कारकों द्वारा उद्यम परिवर्तन के चयन जीव प्रक्रम का आधार बनता है, और स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। ठीक है, मानव समष्टि के पाए जाने वाले दो परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसको देखते हैं। मेंडल के योगदान। ठीक है, मेंडल के योगदान। तो मेंडल का वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत यहाँ पे किया गया, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिया गया है जो मेंडल ने योगदान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिया है? लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे प्रभावी विशेषक और यहाँ पे अप्रभावी विशेषक दिए गए हैं। तो बीज का आकार जो होता है ये गोल होता है। ठीक है, ये मेंडल ने बताया है, और झुर्रीदार भी होते हैं। बीज का रंग पीला भी होता है, हरा भी होता है। ठीक है, फूल का रंग जो होता है बैंगनी भी और सफ़ेद भी होता है। फली का आकार फूली हुई और सिकड़ी हुई होती है। ठीक है, तो फल यानी कि फल का आकार होता है। ठीक है, पहले जो अच्छा रहता है वो फूला हुआ है, फिर बाद में सिकुड़ जाती है।
ठीक है। उसके बाद ये फली का रंग हरा और पीला होता है। फिर अक्ष और अंत्य और लंबा और बोना, यानी कि पुष्प का जो होता है ये लंबा होता है और फिर बोना होता है, ठीक है, लेकिन फल दोनों में देता है। तो ये वंशानुगत पाया जाता है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन किस तरह किया गया था, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण दिया था। कौन कौन से कारण दिया था? तो पहला निम्नलिखित कारण है, मटर के पौधे में विप्यासी विकल्पी लक्षण स्तूल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, स्तूल के रूप में दिखाई देता है। इनका जीवन काल या छोटा होता है। क्या होता है? इनका जीवन काल या छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है इनका जीवन, ठीक है, 3 महीने का लगभग। उसके बाद है असामान्यतः सौ परागण होता है या 100 परागण होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है, इसको इंसानों द्वारा इसको बनाया जा सकता है, या फिर मान लो जिसमें फल नहीं होता है मटर के दानों में, उसको हम लोग फल लगाया जा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, ठीक है, एक ही पीढ़ी के कितने बीज बनते हैं? अनेक बीज बनते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपार्श्व दिए गए हैं, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर में क्या है? तने की ऊंचाई, ठीक है, तने की ऊंचाई, लंबा या बोना होता है। फूलों का रंग बैंगनी या फिर सफ़ेद होता है, जो हम लोग ऊपर में भी पढ़ चुके हैं। फूल की स्थिति जो होती है अच्छी और सत्य होती है। फली का आकार जो होता है फूला और सिकड़ा हुआ रहता है। फल का जो रंग होता है वो हरा और पीला हुआ रहता है। बीज का आकार जो रहता है वो गोल और मुरझाया हुआ रहता है। बीज का रंग जो होता है वो पीला भी हरा भी रहता है। आ गया समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड, ठीक। तो मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संस्करण के एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है लंबे पौधे तथा बोने पौधे का मध्य संस्करण। तो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ये होता है लंबा बोना को हम लोग टी से इंडिकेट किया है, बोना को छोटा टी से इंडिकेट किए है, ठीक है। ऐसा होता है इन लोग का वंशानुगत, ठीक। सभी लंबे पौधे ऐसा होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अवलोकन। तो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं, यानी कि F1 में जिसको रखा गया वो सभी पीढ़ी में लंबे पौधे होते हैं। F2 में जिसको रखा गया वो 3 से 4 लंबे पौधे और बाकी 1/4 बोना होता है, यानी कि 4 में से 3 जो होते हैं वो लंबे होते हैं और 4 में से 1 जो होता है वो बोना पाया जाता है। ये किस में होता है? F2 में होता है, ठीक है, जीनोटाइप F2। और ये अनुपात है, ठीक है, इतना अनुपात यानी कि 3 में से 1 बोना पौधा जरूर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं निष्कर्ष को, ठीक है। तो निष्कर्ष पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो कोशिका के डीएनए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद है जीन, डीएनए रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सूचना स्रोत, और उसके बाद आता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम और हार्मोन्स, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण क्या है जीन टी में? तो एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, उसके बाद है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनना, फिर जाके बनता है लंबे पौधे। और छोटा बोना पौधा कैसे बनता है? एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, ठीक है, उसमें एंजाइम बन ही नहीं पाता है। यदि मान लीजिए आप खाना नहीं खाइएगा, पानी नहीं पीजिएगा, तो क्या होगा? बोना हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को अगर हम लोग अच्छे से भोजन आहार नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं देंगे, तो वो बोना हो जाएगा, उसका उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम पौधे में भी होता है, ठीक है। तो अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाता है, जिससे कि वो पौधा बोना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उसमें ताप पर निर्भर करता है, जैसे कि घोंघा, ठीक है, ये घोंघा है। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे कि XX मादा और XY नर। आया समझ में? इसको ध्यान से समझना, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यदि XY है, ठीक है, X और Y है, और यहाँ पे मादा में XX क्रोमोसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे। या देखो, आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकती है। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की,
अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। लड़का हो या फिर लड़की होते हैं, वो एक्स गुणसूत्र दोनों में होता है, लड़का में भी और लड़की में भी। ठीक है, खेल वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार की गुणसूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, ये किस पर निर्धारण करता है? इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके पिता पर निर्भर करता है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का पैदा होता है। ठीक है, यदि एक्स गुणसूत्र उसके पिता से मिला तो लड़की पैदा होगी, यानी कि एक्स एक्स आ गई तो लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई आ गया तो लड़का पैदा होगा। और ये एक्स जो है ये दोनों में कॉमन होता है, लड़का और लड़की में दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जीव विकास। तो विकास क्या है? वह निरंतर धीमी गति से होने वाले प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीव में शुरू हुआ, जिससे नए स्पीशीज का उद्भव हुआ है। स्थिति 1 में है लाल भृंग कुछ समूह। जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन। ठीक है, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है, आप लोग देखे ही होंगे। तो सभी भृंग लाल, केवल एक हरा। कोवों द्वारा लाल भृंग का लक्षण मृगों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह इधर भी है कि एक भृंग हरा, उसके जनन होता है, फिर संतति भृंग हरा होती है। ठीक है, हरे भृंगों की झाड़ियों से मेल कोवों द्वारा भक्षण में कमी हो जाती है, फिर हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे इसका निष्कर्षण क्या निकलता है उसके बाद देख लो, ये इंपॉर्टेंट है देखना। हरे भृंग को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कोवों द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग स्पष्ट रूप से अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे स्पष्ट पर्यावरण में और अच्छी तरह से हो सकते हैं। स्थिति 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, स्थिति 3 है यहाँ पे, उसको छोड़ो हटाओ। यहाँ से देखो, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। तो उपार्जित लक्षण को देखते हैं। ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या है? ये लक्षण जीवों में वंशानुगत प्राप्त होते हैं। दूसरा में क्या है? ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं और अगली पीढ़ी का हस्तांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता में ये ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग ही है। क्या है? ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है? जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं और ये जैव विकास में सहायक होते हैं। अल्प घोषित भ्रूण के आधार में कमी होता है। इसका उदाहरण है मानव में आंखों को बालों का रंग जैसा बाप का है वैसा बेटा का होगा। ठीक है, जाति उद्भव किस प्रकार का होता है? ठीक है, जाति उद्भव किस प्रकार का होता है? देखो, इसको इम्पोर्टेंट है। जीन प्रवाह होता है, सबसे पहले होता है जीन प्रवाह। तो उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है किंतु आंशिक रूप से अलग अलग रहे। ठीक, कैसे? उपसमित और यहाँ पे है स्थानीय। तो जनन होता है, फिर जीन प्रवाह होता है, जनन के बाद जीन प्रवाह होता है, जीन प्रवाह के बाद स्थानीय समष्टि में विभिन्नता हो जाती है। जैसा वो स्थान में रहेगा वैसा ही होगा। दूसरा मैंने क्या है? आनुवंशिक विचलन। किसी एक समष्टि के उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स का बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। तीसरा में क्या है? प्राकृतिक चुनाव। ठीक है, वो प्रक्रम जिसमें प्रकृति के जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। चौथा में क्या है? भौगोलिक पृथक्करण। तो जनसंख्या में नदी, जनसंख्या में क्या जाती है? नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है जिससे दो उपसमिष्ट के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आनुवंशिक विचलन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उम समष्टि भौगोलिक रूप से विलग नदी पहाड़। ठीक है, उत्तरोक्त पीढ़िया। तो भिन्न परिवर्तन के संग्रह उपशिष्ट। ये इसको हटाओ, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको देख लो। यहाँ पे आनुवंशिक विचलन के कारण यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे विकास ये संबंध योजना। ठीक है, समजात
अभिलक्षण। तो विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि भिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न नहीं होते हैं। उदाहरण है पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारी के पदों के आधारभूत संरचना के समान है, किंतु यह भिन्न कशेरुकी जीवन में भिन्न भिन्न कार्य नहीं के लिए होते हैं। समझात क्या है? तो अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही कारण पूर्वजों से हुई है और जीव विकास का प्रमाण देता है। ठीक है, समरूपी अभिलक्षण को देखते हैं। तो वह अभिलक्षण जिनकी संरचना के संगठनों में अंतर होता है, यानी कि संरचना के संगठनों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति में समान नहीं होती है, किंतु कार्य समान होता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग जाति के इंसान को देखे होंगे। ठीक है, बहुत से जाति के इंसान है, अगर देखते होंगे कि वो लोग का रहन सहन कुछ और है और हम लोग का रहन सहन कुछ और है, यानी कि ये अलग है। ये होता है समरूप अभिलक्षण। इसका उदाहरण है पक्षी के अग्रपद एवं चमगादड़ का अग्रपद। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ सेम उड़ता है, लेकिन दिखने में दोनों अलग अलग होते हैं। समरूप के अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में है जीवाश्म। तो जीव के परिचित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीव से ही जीवाश्म बनता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, उदाहरण है जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? पेट्रोल या फिर कोयला बन जाएगा। उदाहरण है इसका अमोनाइट। तो ये जीवाश्म अकशेरुकी है। ठीक है, ट्राइलोबाइट। तो ये जीवाश्म अकशेरुकी है। ठीक है, नाइटिया। तो जीवाश्म ये मछली से होती है। राइजोसोरस जीवाश्म डायनासोर का कपाल से होता है, यानी कि हड्डी से होता है। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह से निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉसिल रेटिंग। तो जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहाँ पे विकास एवं वर्गीकरण। तो इसको देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण जो होता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है जीवों का वर्गीकरण उनके विकास एवं संबंधों का प्रतिबिंब है। ठीक है, जीवों और वर्गीकरण का जो विकास रहता है वो प्रतिबिंब रहता है। दूसरा पॉइंट है दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। तीसरा पॉइंट में क्या है? जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत के समान पूर्वजों से हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी अधिक समानताएं होगी उतना भी उसका उद्भव चांस चाहता रहता है कि उसके समान पूर्वजों से हुआ होता है। चौथा पॉइंट है जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने के लिए अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विकास के चरण। तो विकास क्रमिकी रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। पहला है योग्यता के लाभ। तो आंखों का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे, इसको देखते हैं। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है। प्लेनेरिया में क्या होती है? आँख होती है। दूसरा है कीटों में जटिल आँख होती है। उसके बाद है मानव में द्विनेत्री आँख होती है। कीटों में जटिल आँख होती है। प्लेनेरिया में क्या होता है? अति सरल आँख होती है। और मानव में द्विनेत्री यानी कि दो आँख होते हैं। ठीक है, किसी भी मानव के तीन आँख आप लोग नहीं देखे होंगे। अब यहाँ पे गुणवत्ता के लाभ। तो पंखों का विकास। ठीक है, पंखों का विकास ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है डायनासोर के पंख थे। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन डायनासोर के पंख थे, उन लोग उड़ते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया था, यानी कि डायनासोर भी उड़ते थे। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि डायनासोर भी ऐसा सारा डायनासोर नहीं उड़ते थे, कोई ऐसे ऐसे डायनासोर थे जो उड़ते थे। ठीक है, और पक्षी को तो आप लोग जान भी करते हैं,
इन लोग का जो विकास होता है इन लोग उड़ने के लिए होता है। कृत्रिम चयन को देखते हैं। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचना एक समान परिकल्प के विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे में रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा भिन्न भिन्नताएं सब्जियां विकसित की जिन्हें कृत्रिम चयन कहते हैं। कैसे? जंगली गोभी, ठीक है, जंगली गोभी ये गांठ गोभी, ठीक है, ये धीरे धीरे फूल जाता है तो उसको हम लोग फूल गोभी कहते हैं। जंगली गोभी, उसके बाद ये ब्रोकली, ठीक है, ये भी एक जंगली पौधा है, ये भी एक जंगली फूल गोभी है, ठीक है, केवल चौड़ी पत्तियां होती है, ये भी एक गोभी है। पत्तियों के बीच की दूरी में कमी, ये भी एक गोभी है, ठीक है। तो ऐसा गोभी होता है, इतने तरह का गोभी होता है। आगे समझ में। आगे हम देखते हैं आणविक जाति वृत्त। तो इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास के आधारभूत घटना है। दूरस्थ सम्मति में जीवों के डीएनए में भिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मानव विकास। तो मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रमण का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन और लास्ट में बन जाता है, ठीक है। बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो सदेश अफ्रीका मूल में खोजा गया था, ठीक है। सदेश कहाँ पे खोजा गया था? अफ्रीका के मूल के जंगलों में खोजा गया था, ठीक है। फिलीपींस में खोजा गया था, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पर खोजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आनुवंशिकी परिभाषा। तो सबसे पहला होता है जीन। जीन क्या होता है इसको देख लो। तो मेंडल में जीन का कारक अथवा फैक्टर कहा, ठीक है। मेंडल को जीन को क्या क्या कहा? एक तो कारक कहा जीन को और दूसरा कहा फैक्टर, ठीक है। जीन आनुवंशिकता में इकाई होती है। दूसरा है युग्म विकल्पी यानी कि अलील। तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े के युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप में होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? विषम युग्मी यानी कि हेटेरोजाइगस। ये जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, उसको टीटी कहते हैं। चौथा है समयुग्मी। ये जीव जिनमें समान विशेषकों का अलील करते हैं। पांचवा है प्रभाविती, इसके बाद है अप्रभावी, उसके बाद है जीनी, उसके बाद है दृश्यरूप, सूक्ष्म विकास, स्पीजीज, उसके बाद है गुणसूत्र, उसके बाद है डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? गुणसूत्र में उपस्थित होता है, ठीक है। इसका प्रश्न वाले को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।